हेलो दोस्तों, आज हम एक कुंडली को मेटाफिजिकल प्लेन में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मेटाफिजिकल प्लेन क्या होता है? मेटाफिजिकल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें कि आप परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें कि अगर कोई भी इवेंट हुई है तो क्यों हुई है। यहाँ पे प्रोफेशन की बात नहीं होगी, यहाँ पे ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके बारे में हम समझ नहीं पाते कि हमने ऐसा क्या और क्यों कर दिया। तो ये क्या और क्यों के जवाब जो हैं उसे हम मेटाफिजिकल प्लेन्स में देखते हैं। इसका मतलब होता है, एक तो आप लोग जो नॉर्मल क्वेश्चंस देखते हो कि मेरी शादी, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा ये, मेरा वो क्या है? वो सारी चीज़ें फिजिकल प्लेन है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, आप कहीं जा रहे थे, अचानक से कोई हादसा हुआ, आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आने लगे। ये जो चीज़ें होती हैं इसे कहते हैं मेटाफिजिकल लेवल, ठीक है? तो इस कुंडली में मैं ये समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में जो कुछ हुआ उसके आधार क्या थे, किस तरीके से वो इवेंट हम अगर थोड़ा-सा गहराइयों के साथ उतरें, बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं लें तो भी नॉर्मल नक्षत्रों के आधार पे यदि हम ग्रहों को और उनके कारकत्वों का इस्तेमाल करें, तो हम कुछ चीज़ों को समझ पाएँगे। इस कुंडली में सबसे पहले देखिए, ये जो लगन आ रहा है, ये अप्रॉक्सिमेटली 10 डिग्री के आसपास मूला नक्षत्र है। मूला नक्षत्र का जो एक नेचर है वो ये है कि वो पहले किसी चीज़ को खराब कर दे और उसके बाद धीरे-धीरे करके उसको रीजेनरेट या नए तरीके से बनाने का काम करे, ठीक है? दूसरा, कुंडली के अंदर सबसे पहले जो है 2 ग्रहों को बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में लिया जाता है। एक होता है सूर्य, जिसे कि हम अपने पिता मानते हैं, एक होता है चंद्रमा, जिसे हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की यदि स्थितियाँ ठीक ना हो, तो राजयोग भी फल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? इस कुंडली में ये समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार मर्डर हुआ कैसे, ठीक है? सबसे पहले सूर्य की स्थिति को समझ लें। सूर्य देव जो हैं इस कुंडली में वो बैठे हैं मृगशिरा नक्षत्र। मेटाफिजिकल लेवल पे सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं आत्मा को, ठीक है? और फिजिकल लेवल पे सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्राइड, आपके सक्सेस वगैरह चीज़ों को। आत्मा जो है वो किस ग्रह से कनेक्ट हो रही है? नक्षत्र के द्वारा। वो कनेक्ट हो रही है मंगल के साथ, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र जो है उनके स्वामी बनते हैं मंगल देव, ठीक है? दूसरा, जिन्हें नक्षत्र का थोड़ा ज्ञान होगा उनको ये भी पता होगा कि मृगशिरा नक्षत्र जो है उनके जब हम देवता की बात करते हैं तो वो बनते हैं चंद्रमा। तो सूर्य यहाँ पे चंद्रमा से कनेक्ट होंगे और साथ-साथ मंगल से कनेक्ट होंगे, ठीक है? चंद्रमा से कनेक्ट होने का मतलब है कि आत्मा जो है वो एक लेवल पे इमोशनल भी है और साथ ही साथ साहस, पराक्रम, मंगल, ठीक है? वो साथ में लेकर चल रही है। आत्मा के पास मंगल का प्रभाव भी है, लेकिन नक्षत्र के जब आप डेटी पढ़ोगे तो चंद्रमा मिलेंगे, वहाँ पे उस हिसाब से वो इमोशंस के साथ-साथ आत्मा एक एंगर, एग्रेशन, मंगल के तत्व को भी लेकर चल रही है। दूसरा, चंद्रमा को खुद को रीड कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है? सूर्य को रीड कर लिया किस तरीके से? अब देखिए चंद्रमा, चंद्रमा की स्थिति क्या है? वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी जो होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पे अगर ध्यान से समझा जाए तो जो मन है चंद्रमा, मन, वो सूर्य से, आत्मा से कनेक्टेड है। जो आत्मा बोलेगी बस वही मन को सुनाई देगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और जो आत्मा बोल रही है वो बात करेगी किसकी? मंगल की। साहस, पराक्रम, ठीक है? ये चीज़ मेटाफिजिकल लेवल पे है। इसका मतलब है कि दुनिया लाख भी समझाए तो भी समझ पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि आत्मा अपने साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेके चल रही है मंगल के कर्म का। और चंद्रमा जो है, जो कि मन है, वो पूरी तरीके से आत्मा के अधीन हुआ, ठीक है? इसके बाद आप देखो कि शनि का प्रभाव क्या है कहता है, क्योंकि वो आत्मकारक ग्रह बन के बैठे हैं। तो शनि का प्रभाव भी मृगशिरा नक्षत्र है, यानी कर्मा का प्रभाव जो है वो भी एक तरफ पे चंद्रमा इमोशनल और दूसरी तरफ पे मंगल खूंखार प्रवृत्ति वाले जो कर्म होंगे वो करने के लिए वो शनि भी वहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि शनि की युति 29 डिग्री के शनि की युति 24 डिग्री के सूर्य के साथ है, ठीक है? ये कॉम्बिनेशन जो है ये फादर के लिए अच्छा नहीं कहा जाता। ऐसे कॉम्बिनेशंस में हम मानते हैं सूर्य और शनि जब साथ में बैठे हों तो रिलेशंस के एस्पेक्ट में फादर से दूरियां बना देते हैं, ठीक? ये मेटाफिजिकल लेवल पे हमने इस समय 3 ग्रहों को ध्यान दिया, एक आत्मा पे, दूसरा मन पे और तीसरा कर्म पे। हमने ये देखा आत्मा का संबंध, मन का संबंध और कर्म का संबंध मंगल से है, और मंगल किस लिए जाने जाते हैं? एंगर, एग्रेशन, पैशन के लिए जाने जाते हैं। इस कुंडली में जो मंगल हैं वो खुद बैठे कहाँ पर हैं? वो बैठे हैं तृतीय भाव में,
ठीक है। तृतीय भाव के बाद उनका जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपदा। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में यदि आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसके स्वामी तो बताए गए हैं एजाकपदा, ठीक है। और बेसिकली जो नक्षत्र के देवता जो है उन्हें बोलते हैं एजाकपदा, लेकिन जो स्वामी हैं वो होते हैं गुरुदेव। तो यहाँ पे जो गुरुदेव के नक्षत्र में वो बैठे हैं वो खुद एक तो वक्री अवस्था में है और दूसरा नीच राशिस्थ है। ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं मंगल साहस और पराक्रम को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। ठीक है। एक तो मंगल गुरु से आगे बैठे हुए, दूसरी बात है कि गुरु जो कि हमारे लिए हमारी विजडम है, सोचने का ढंग है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। सेकंड हाउस के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, नीच राशिस्थ हो रहे हैं। तो इतनी चीजें तो क्लियर है। और ये गुरु की जो बैक मूवमेंट होगी वो किसकी तरफ है, राहु की तरफ है, यानी कि एक माया जाल की तरफ है, जो ऊपर ऊपर की चीजें हुई। अब थोड़ा सा गहराई से कुंडली की तरफ वापस आ जाइए। लगन मैंने हमेशा बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज होती है। तो लगन के यहाँ पे नक्षत्र स्वामी कौन है, केतु। अब आप ये देखिए चंद्रमा के ऊपर सिर्फ गुरु की दृष्टि है, जबकि केतु के साथ बुध उनकी राशि में ही और शुक्र का संबंध है। ठीक है। ऐसी अवस्था में अगर आप केतु को देखेंगे तो केतु बलवान है। कुंडली में केतु एक तरफा दशा सिस्टम को अपने तरीके से ले जाने के लिए आए हैं, ये श्योर शॉट है। ठीक। इसलिए इनकी जो दशा सिस्टम चली वो केतु से आधारित रही। अब मैं आपको दशा सिस्टम पे ले चलूं उससे पहले एक बात बता देता हूँ। सोचने का ढंग जो है ना यहाँ पे वो आद्रा नक्षत्र यानी कि राहु के अधीन है। राहु का मतलब है जो कुछ भी है वो एक तरीके से इल्यूजन है। इल्यूजन में व्यक्ति अपनी चीजों पे सोचेंगे और काम कर जाएंगे, पहली चीज। अब दशा सिस्टम में आप यदि नॉर्मल उसमें देखेंगे तो चंद्रमा वाली दशा सिस्टम से गुरु की दशा चल रही है, जो आपको वेल्थ को लेकर परेशान और ये सारी चीजें बताए। स्वामी है फर्स्ट हाउस के और फोर्थ हाउस के, मन के अंदर बेचैनी, वेल्थ को लेकर चुनौतियां, पर्सनैलिटी को लेकर चुनौतियां, मन के ऊपर का प्रभाव। लेकिन ओरिजिनली जो दशा सिस्टम आया है ना आपका, वो प्योरली केतु की तरफ शिफ्ट हो जाता है, लगन से भी ज्यादा केतु की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और ऐसी अवस्था में हम जब देखते हैं तो हमें नजर आता है आपके ऊपर एक दशा जो शनि की चल रही थी, इस पीरियड में आपने कहीं ना कहीं अपने पिताजी और दादाजी को खोया। शनि और सूर्य साथ में है और कहीं ना कहीं शनि आगे, सूर्य थोड़े से पीछे है। प्रभाव में यही हुआ, शनि का सूर्य पे प्रभाव गया तो आपके पिताजी की हत्या हुई। यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो 5 नंबर लिखा हुआ है राशि के हिसाब से, 9वां भाव पिताजी को दर्शाता है और वहां पे कहीं ना कहीं सूर्य के ऊपर शनि का ये प्रभाव उनसे जोड़ना और उनसे दूर हटाना कनेक्ट करता है। राहु की दृष्टि भी थी। ठीक है। अब अगर मैं आपको पहले आपके नौमांश से लेके चलूं, किस्मत से लेके चलूं 1 मिनट के लिए, तो देखिए आपका नौमांश 4 नंबर से बनता था। 4 नंबर से बनने वाला जो ये नवमांश है, इस स्थिति को अगर ध्यान से देखा जाए, जो मैंने कहा था कि कभी भी किसी की किस्मत रीड करनी हो तो नौमांश को रीड करने के लिए लगन कुंडली के बराबर कर दीजिए। तो देखिए इस नौमांश में ये तो तय हो रहा है कि किस्मत में ये अष्टम भाव खुलेगा, किस्मत से अष्टम खुलेगा। अष्टम में खुलने से या तो व्यक्ति साइंटिस्ट होगा, या शादी के बाद जिंदगी कैद जैसी रहने वाली है, या किसी भी कारण से जिंदगी जो है वो एकांतवास में रहने वाली बन जाएगी। ठीक है। ये किस्मत होती है किसी की भी। ठीक। यहाँ पे देखें तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन एक साथ आ गया। ठीक है। नाड़ी में कह लीजिए या रिप्रेजेंटेशन में कह लीजिए, मेटाफिजिकल लेवल पे सूर्य पिता होते हैं तो राहु जो होते हैं वो दादाजी होते हैं, और ये दोनों के दोनों किस भाव में आ गए हैं, भाग्य भाव में आ गए हैं। इनके ऊपर एक पाप दृष्टि काम कर रही है, मेटाफिजिकल लेवल है, पाप दृष्टि काम कर रही है। आप यहाँ से ग्रहों को लगाते रहेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं कि इनके ऊपर एक राशि दृष्टि है जो काम करती है, वो राशि दृष्टि कैसे काम करेगी उससे आपको ये समझ में आएगा कि जिंदगी में अचानक से ये हत्या जो हुई थी आपके दादाजी की और पिताजी की, वो कैसे हुई थी। अष्टमेश चंद्रमा जो है, लगन कुंडली का अष्टमेश चंद्रमा, उसका प्रभाव जो है वो आपके वेल्थ के ऊपर रहता है, सेविंग्स के ऊपर रहता है, आपके अर्निंग्स के ऊपर रहता है, आपके संतान या प्रेम वाली चीजों पे रहता है, और साथ साथ उसका एक प्रभाव आपके 9th हाउस, आपके किस्मत के ऊपर था, जहां पे कि आपके सूर्य और राहु बैठे थे, पिताजी और दादाजी बैठे थे। अनसर्टेनिटी होती है 8वें घर में, और उसी प्रभाव की वजह से कहीं ना कहीं उनकी हत्या हुई। ठीक है। तो ये तो पहला एक ग्राउंड क्रिएट हो गया। अब आप इसके जवाब में, किसी ने आपके पिताजी और दादाजी की हत्या करी है तो किस्मत के हिसाब से ये फॉर्मेशन यहाँ पे नजर आता है। अब इसके जवाब में आपसे किसी और की हत्या हो जाना, ये चीज देखना है कि कर्म कैसे किसी व्यक्ति का किसी को किसी और की हत्या की तरफ ले जा सकता है। तो अब हम चलेंगे महत्व फलम में, दशमांश की कुंडलियां। दशमांश की कुंडली जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्यक्ति क्या कर्म कर सकता है जिंदगी में। मैंने हमेशा एक ही बात सिखाई थी कि आप अपने कुंडली को हमेशा उस तरीके से रखना जहां पे आपका लगन आता हो। ये इनकी ओरिजिनल दशमांश कुंडली है। जो इस दशमांश को रीड करने की कोशिश करेंगे तो मुझे नहीं पता क्या क्या रीड कर लेंगे, लेकिन
मैं इस दशमांश को इस तरीके से अभी नहीं ले रहा, मैं सीधे-सीधे इसको नॉर्मल वे में ले आता हूँ अपने इस 9 नंबर के लगन के बराबर पे। तो जब मैं इस दशमांश को 9 नंबर के लगन के बराबर पे लेकर आता हूँ, तो मुझे क्या चीज़ें दिखाई देती हैं समझिएगा। मेटाफिजिकल लेवल पे जब हमने बात करी तो व्यक्ति के सोचने के ढंग में केतु का पूरी क्षमता थी और केतु ही बलवान है। तो यहाँ पे देख लीजिए 12वें घर में ये स्थिति बन रही है और केतु जो कि सोचने का ढंग है वो मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल फिर से वही प्रभाव दिखा रहे हैं जो यहाँ पे इस कर्मा को दिखाने की कोशिश कर रहे थे नक्षत्र के आधार पे। और मंगल में क्या होता है, मार देने की क्षमता होती है, खून खराबा करने के लिए मंगल को लिया जाता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे ये कर्मा आपके साथ इस तरीके से कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ना सिर्फ कि ये कर्मा कनेक्ट हुआ, बल्कि जो ये अष्टम के स्वामी बन रहे थे, अष्टम के स्वामी बन रहे हैं चंद्रमा, ये छठे भाव में राहु के साथ आके बैठे हैं। पुष्तैनी, पुष्तैनी दुश्मनी, कैसे देख लीजिए, छठा भाव दुश्मनी को दर्शाता है, आठवां भाव जो होता है वह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो कर्मा है उसमें क्या मिल रहा है, पुष्तैनी दुश्मनी, ये वाले कर्मा के हिसाब से उन्होंने आपके पिताजी दादाजी को मारा, तो उसी चीज को आपने यहाँ पे अपने बदले की भावना में लेकर चीजों को आगे बढ़ा दिया। जब इस नॉर्मल दशमांश को आप दशमांश के रूप में रीड करते तो ये चीज क्या होती, हम इसको यहाँ कैसे देखते, यहाँ पे मैं ये कह सकता था इस दशमांश से कि शनि का कर्मा जो कि एक कर्म कारक ग्रह है वो अष्टम पे प्रभाव कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ पे चंद्रमा और राहु तृतीय भाव में बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं हाथ से होने वाले कर्म को दर्शाएंगे। लेकिन इसको दूसरे तरीके से भी देख लीजिए, मन जो है चंद्रमा उसके ऊपर राहु का प्रभाव है, इल्यूजन का पूरा प्रभाव है, जैसे कि यहाँ पे था केतु का राहु के नक्षत्र में बैठ जाने से और राहु का लगन पे बैठ जाने से एक माया जाल दिमाग में घूम रहा है कि मुझे किसी भी कीमत पे छल प्रपंच कुछ भी हो मुझे वो हासिल करना है, ठीक। तो यही चीज यहाँ पे भी काम कर रही थी। एक दूसरा कि यहाँ पे जो कर्मा कनेक्ट हो रहा है शनि का वो अष्टम से हो रहा है, अष्टम जो होता है वो आयु का भी काम है, किसी की आयु को लेके कुछ संबंध यहाँ पे कनेक्ट हो रहे थे। जो केतु और मंगल है उनका फॉर्मेशन अगेन वही है, किस्मत में ऐसा था कहीं ना कहीं व्यक्ति हड़बड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठेंगे और यही आखिरकार हुआ। इसीलिए मैंने इस कुंडली को आपको सबसे पहले यहाँ से कनेक्ट करके दिखाया था कि हम ये देख लें कि एक्चुअल में इस लगन के हिसाब से हमें क्या कर्मा अलॉट हो रहा है। तो ये कर्मा आप यहाँ पे देख पा रहे थे और यही चीज़ें एक्चुअल में काम कर रही हैं। इस वजह से आप किसी भी डिविजनल चार्ट्स के अंदर मेटाफिजिकल लेवल पे व्यक्ति क्या कर सकता है इसको देखिएगा। ये इनका कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा जो है वो भी कहीं ना कहीं एंगर एग्रेशन के नक्षत्र में और इमोशंस के उसमें बैठी हुई थी। चंद्रमा जो है वो भी ऐसे नक्षत्र के प्रभाव में था जो बिल्कुल आत्मा से कनेक्ट कर रहा था। कर्म जो था वो भी ऐसे ही नक्षत्र प्रभाव में था, इसलिए वो कर्म हो रहा था। और कहीं ना कहीं अगर जीव की बात करें, जीव की बात करेंगे तो गुरु की बात होगी। तो अगर जीव की बात करी जाए तो गुरु जो है वो खुद किस में बैठे हैं, श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं। विस्डम जो है वो खुद कहाँ जाके बैठी है, चंद्रमा के नक्षत्र में अष्टम भाव के प्रभाव में बैठी है। बदले की भावना में इमोशनली काफी ज्यादा डिस्टर्ब आप हो गए थे। दशा की जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगर केतु के आधार पर ये दशा चल रही है तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं अभी जो प्रभाव है वो बुध का प्रभाव है जो कि 7वां भाव और 10वें भाव के स्वामी है। लेकिन अंतरदशा जो है वो चंद्रमा की है, इसलिए 2023 तक ये अष्टम वाली अनसर्टेनिटीज, परेशानियां, जेल की संभावनाएं बन सकती हैं। जो कि इसके बाद की दशा इससे आगे जाएगी मंगल की, और वो स्वामित्व रखते हैं पंचम का भी और साथ साथ द्वादश का भी। तो 23-24 में फिर ऊपर कोई दूसरे कोर्ट्स में अर्जियां हो सकती हैं। इसके बाद की दशा बनती है आपके साथ राहु और गुरु की। तो ये 2026 तक का ये पीरियड जो है ये थोड़ी सी चुनौतियां दिखा सकता है। इसके बाद यानी कि आप 26 और 28 के पीरियड जो है ये गुरु के प्रभाव जो है इसको खत्म करने के बाद जाके कहीं जाके आपको एक रिलीफ कंप्लीटली कही जा सकती है, क्योंकि उतने पीरियड तक ये जो भी ग्रह यहाँ पे गोचर अपनी अवस्थाओं को रखेंगे वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। राहु जहाँ बैठे हैं उनके स्वामी थोड़े से नीच राशिस्थ वक्री हैं, वो भी परेशान। गुरु नीच राशिस्थ वक्री वहां तक परेशान, और उसके बाद जाके ये जितने भी कोर्ट कचहरी के सारे मामले हैं ये खत्म होते हुए नजर आते हैं। इस तरीके से ये जिंदगी कुछ आगे बढ़ती हुई नजर आती है ऑन अ मेटाफिजिकल लेवल। इस तरीके से जो आपसे चीजें हुई हैं उसमें कहीं ना कहीं वो जो नक्षत्र हैं उन नक्षत्र के स्वामी हैं और जो उनके देवता हैं इनका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जिंदगी में अचानक से अनसर्टेन कोई से भी जो कदम होते हैं, कर्म होते हैं, उनको रीड किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो लोग सच्चाई से एस्ट्रोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं वो एक दिन मेटाफिजिकल लेवल पे चार्ट्स को आराम से रीड करेंगे।
अगर आपके अंदर सच में एस्ट्रोलॉजर बनने की कैपेसिटी है, आपकी कुंडलियाँ उसे सपोर्ट करती हैं, तो आपके नज़रिए अपने आप इस तरीके से होंगे कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं, उनको आप खोज पाएँगे और वही चीज़ आपको मेटाफिज़िकल लेवल में चीज़ों को ग्राउंड पर देखना सिखाएँगी। इसे कहते हैं सिक्स्थ सेंस और ये सिक्स्थ सेंस आपको आपके केतु देव प्रदान कर सकते हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ, जो सच्चाई से एस्ट्रोलॉजी में मेहनत करके सीखना चाह रहे हैं। वो लोग कहीं न कहीं अगर चीज़ों की बारीकियों पे ध्यान देंगे, तो उन्हें सब कुछ समझ में आएगा कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, वो मेटाफिज़िकल लेवल पे किस तरीके से मैनिफेस्टेट होता है। इसी चीज़ को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं और इसे ज़िंदगी की पकड़ और समझ कहते हैं। धन्यवाद।